गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। टुडे वी आर डिस्कस ए न्यू टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स मीन्स रासायनिक बलगतिकी। तो हम क्या करेंगे आज के वीडियो में, जो आपसे डिस्कस करेंगे वो एक नया टॉपिक है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है रासायनिक बलगतिकी। उसके बारे में क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। चलिए आज के टॉपिक को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ठीक है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals स्टडी, किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन है उसके रेट ऑफ रिएक्शन, देयर मैकेनिज्म, एंड फैक्टर affecting on the rate of reaction। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स है, ठीक है। क्या कहती है केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, देयर मैकेनिज्म एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए जो रासायनिक बलगति है वो भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को यानी कि वेग को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसकी मैकेनिज्म किस टाइप से क्या हो रही है, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, और फैक्टर अफेक्टिंग यानी कि रेट का पर क्या हमारा कोई कैटलिस्ट है या हीट है या प्रेशर है, जो भी हम क्या कर रहे हैं, कोई फैक्टर है इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है। तो वो क्या कहलाती है, आपकी रासायनिक बलगति की। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं रासायनिक बलगति। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अभिक्रिया के वेग, उसकी क्रियाविधि, तथा क्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कारकों अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपकी इंग्लिश में डेफिनेशन है, और ये क्या आपकी हिंदी में कि केमिकल काइनेटिक्स है वो ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म एंड क्या करते हैं, जो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनका क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम बात करते हैं रिएक्शंस के बारे में कि रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो रिएक्शन जो होती है हमारे पास 3 टाइप्स की मानते हैं नॉर्मली। फर्स्ट इज हमारे पास क्या होती है, फास्ट रिएक्शन। सेकंड होती है हमारे पास स्लो रिएक्शन। थर्ड हमारे पास होती है कौन सी, एवरेज, जो ना तो फास्ट होती है ना ही क्या होती है, स्लो होती है। तो क्या होती है आपकी एवरेज। ठीक है। तो 3 टाइप से क्या होती है हमारी रिएक्शन होती है। फास्ट रिएक्शन इज वेरी मच फास्ट। जैसे हमने क्या किया, NaOH प्लस HCl ले लिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, NaCl प्लस H2O is formed very quickly. This reaction is complete at the time of 10 की पावर माइनस 20 to 12 to 10 की पावर माइनस 16 सेकेंड में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है इतने टाइम में, ठीक है। तो वेरी फास्ट होती है। इधर आपने रिएक्टेंट को डाला और उधर प्रोडक्ट आपका फाउंड हुआ,
तो वेरी फास्ट क्या होती है रिएक्शन होती है, तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। एंड द स्लो रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर हम बात करें, लोहे के ऊपर जंग लग रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे पर जंग लगना। लोहे के ऊपर जंग लगने की हम बात कर रहे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कर रहे हैं, या हमारी जो ग्रोथ हो रही है, हम बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे पेड़ पौधे बड़े होते हैं, सारी की सारी क्या है आपकी स्लो रिएक्शंस हैं। तो फास्ट रिएक्शन क्या होती है, वेरी क्विकली होती है, बहुत फास्ट कंप्लीट होती है। तो इनके रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम क्या कर रहे हैं डिस्कस करना चाहें और आइडेंटिफिकेशन करना चाहें, तो इनके रेट ऑफ रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और जो स्लो रिएक्शन है उनके कंप्लीट होने में ईयर्स भी लग सकते हैं, ठीक है, मंथ्स भी लग सकते हैं, मैनी ईयर्स भी लग सकते हैं, बहुत सारा टाइम इनमें क्या हो सकता है लग सकता है। तो लंबे लॉन्ग टाइम में भी क्या होता है, हमें क्या होता है इनमें कोई चेंज हमें आइडेंटिफाई नहीं होता है, चेंज हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस बेस क्या होता है, अगर इनके ऊपर हम क्या करें रेट ऑफ रिएक्शन का क्या करें लर्न करना चाहें, तो यहाँ पर भी रेट ऑफ रिएक्शन को लर्न करना हमारे लिए क्या है एक पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत ही क्या है टिपिकल वर्क होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से हम क्या बना है वाटर मोलिक्यूल बना रहे हैं, H2O जल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर विदाउट कैटलिस्ट प्रेजेंस में हम करेंगे तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक क्या करेगी रिएक्शन चलेगी, और रिएक्शन लॉन्ग टाइम तक चलने पर भी क्या होती है इसमें कोई चेंज आपको रिप्रेजेंटेड नहीं होगा। तो इनके अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या करें अगर डिस्कस करेंगे या इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इसको लर्न करेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हमें क्या होगा कोई भी ऐसा सुटेबल क्या होगा वे नहीं मिल पाएगा, सुटेबल टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फिर लास्ट बात करते हैं हमारी एवरेज रिएक्शन की। तो एवरेज वाली क्या होती है, ना तो बहुत फास्ट होती है और ना ही बहुत स्लो होती है, एक एवरेज रेट से होती है, फास्ट और स्लो के मिडिल में होती है। तो फास्ट और स्लो के मिडिल में होने पर हम क्या जब बात करते हैं, जब केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं या रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं, तो जो हमारी मंद यानी कि मंद अभिक्रियाएं कह सकते हैं, इनमें मंद अभिक्रियाएं इनको कह सकते हैं हम, इनको अति मंद अभिक्रियाएं कह सकते हैं हम, इनको हम तीव्र अभिक्रियाएं कह सकते हैं, फास्ट कह सकते हैं। तो जो हमारी मंद अभिक्रियाएं होती है जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं इनकी ही बात की जाती है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं पर हम क्या कर सकते हैं इजीली अपने मतलब जो अगर कि हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो क्या कर लेते हैं इनके ऊपर किया जा सकता है, क्योंकि ये ना तो बहुत फास्ट होती हैं, जैसे ये यहाँ पर फास्ट रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 10 की पावर -12 से 10 के -16 सेकंड में कंप्लीट हो रही है, और ना इतनी स्लो होती है कि इसमें क्या लग रहे हैं ईयर्स लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं इसमें ईयर्स लग रहे हैं या मंथ्स लग रहे हैं, ठीक है, ईयर्स लग रहे हैं, मंथ्स लग रहे हैं। ना तो इतनी फास्ट हो सकती है और ना तो बहुत फास्ट होती है, ना ही बहुत क्या होती है स्लो होती है। ये क्या होती है एवरेज रेट से होती है, जिसके बारे में हम क्या कर सकते हैं इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इजीली हम क्या कर सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे ना रेट ऑफ रिएक्शन की, तो हम क्या करेंगे एवरेज यानी कि जो मंद अभिक्रियाएं होती है उनके बारे में हम क्या करेंगे बात करेंगे, ना तो फास्ट रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे और ना ही हम स्लो रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे हम क्या बात कर लें, कोई भी हम ले लेते हैं सुक्रोज ले लेते हैं, उसका हाइड्रोलाइसिस कर दें हम C12 H22 O11 प्लस H2, तो क्या मिल जाएगा आपको C6 H12 O6 मिल जाएगा प्लस C6 H12 O6 मिल जाएगा, ठीक है। एस्टर ले लें आप CH3 COO C2H5 प्लस इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें, तो क्या बन जाएगा आपके पास CH3 COOH बन जाएगा प्लस C2H5 OH आपको फाउंड हो जाएगा। तो इन जो रिएक्शन हमने लास्ट में लिखे इनके ऊपर जो अगर हम डिस्कस करना चाहें रेट ऑफ रिएक्शन का हम क्या करना चाहिए लर्न करना चाहें, तो हम इजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ये बहुत क्विकली भी नहीं हो रही है, बहुत फास्ट भी नहीं हो रही है, और क्या हो रही है बहुत स्लो भी नहीं हो रही है। तो इस बेस हम क्या कर सकते हैं इन रिएक्शन पर, इस टाइप के रिएक्शन पर हम इजीली क्या कर सकते हैं वर्क कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनके रेट ऑफ रिएक्शन का। तो हम बात किसी करेंगे यहाँ पर एवरेज जो रिएक्शन होगी, यानी कि जो हमारी मंद गति से होने वाली क्या अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में क्या करेंगे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की, कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, पहले हमें ये पता होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है।
यानी कि देखो हमारे पास जो रिएक्शन होती है, या रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, एक क्या होता है हमारे पास प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट से हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो जितने टाइम में हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दीज आर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जितने टाइम में हमारा रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, जितना भी टाइम ले रहा है, तो क्या कहलाएगा आपका, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो v से इधर रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम फाउंड कर सकते हैं वो रिएक्टेंट के बेस और प्रोडक्ट के बेस हम फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम क्या करें, रिएक्टेंट से करें जाए तो अब टाइम के टाइम, जब टाइम होगा तो टाइम के जो अकॉर्डिंग क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, कम होगी, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ डिक्रीजमेंट ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पर इंक्रीजमेंट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डिक्रीजिंग, decreasing in concentration of R, इनके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो डिक्रीजमेंट हो रहा है अपॉन टाइम टेकन, यानी कि जो हमारा हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्रियाकारक की सांद्रता में कमी अपॉन समय कितना लिया जा रहा है, कुल समय। तो इसे क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, और दूसरा हम क्या निकालें, प्रोडक्ट के बेस निकालना चाहे अगर आप तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा, इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट लिख सकते हैं आप, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, जो टाइम ले जा रहा है, यानी कि क्रियाफल की सांद्रता में वृद्धि अपॉन कुल समय, ठीक है। तो इस बेस हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं कि कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है या कितना डिक्रीजमेंट हो रहा है, यानी कि क्रियाकारक की सांद्रता में कितनी कमी हो रही है और क्रियाफल की सांद्रता में क्या हो रही है, कितनी हमारी वृद्धि हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम फॉर्मूले के लिए बात करते हैं कि फॉर्मूला बनाते हैं छोटा सा एक, कैसे फॉर्मूला बनेगा। चलिए, if the concentration of R and P, R means reactant and product, if the concentration of R and P is R1 and R2 और P के लिए बात करें एंड P1 एंड P2 क्या है, इसके लिए P1 है, R1 है और R2 है, R के लिए रिएक्टेंट के लिए क्या है और P के लिए टाइम इज T1 एंड T2, ठीक है। तो टाइम इंटरवल क्या है आपका, T1 से T2 चल रहा है और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो R1 से R2 पर जा रही है, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो P1 से P2 पर जा रही है। देन द रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं, तो बहुत अभी हमने आपको बताया। तो हम पहले क्या करें, इनके जो कंसंट्रेशन का चेंज है उसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लें, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास T2 माइनस T1, डेल्टा आर आपके पास क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, डेल्टा पी आपके पास क्या हो जाएगा P2 माइनस P1, ठीक है। मान लिया हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए R1 R2, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन द रेट ऑफ रिएक्शन,
रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करें तो क्या जाएगा हमारे पास, रिएक्टेंट से लेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा पी आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट से लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, सॉरी डेल्टा टी, पी नहीं आएगा, डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। कहीं कहीं आप क्या कर सकते हैं, माइनस यूज कर सकते हैं और यहाँ प्लस यूज होगा, यहाँ माइनस लिखा मिलेगा आपको रिप्रेजेंटेड होगा, यहाँ प्लस रिप्रेजेंटेड होगा। उसका रीजन क्या है, तो जो माइनस रिप्रेजेंटेड कर रहा है वो बता रहा है कि यहाँ पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो घट रही है, लोअर जा रही है, डिक्रीज हो रही है। और जो प्लस का मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस सिंबल भी आपको क्या लिखेगा, कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। अगर सी लेंगे तो कहीं आपको प्लस माइनस दोनों एक साथ सिंबल लगे हुए मिलेंगे। सी मीन्स कंसंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, प्लस और माइनस दोनों ही क्या मिलेंगे आपको, यहाँ पर वहां पर लिखे मिलेंगे। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बेस क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेड देखना चाहें, ग्राफ देखना चाहें, ग्राफ देखें। कंसंट्रेशन, टाइम, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट की हम बात करें, ये चल रहा है तो ये क्या आपका रिएक्टेंट है, क्या है रिएक्टेंट, ये क्या आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ही स्टार्टिंग में क्या है, कंसंट्रेशन बहुत हायर है, लेकिन जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस में चल रही है तो क्या हो रहा है, धीरे 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 इसकी जो हो रही है ना कंसंट्रेशन डाउन हो रही है, डाउन होते ही क्या हो रही है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होता चला जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होगी, बहुत फास्ट होगी, और बाद में क्या होती चली जाती है, बहुत ही स्लो होती चली जाती है, और नेग्लिजिबल मतलब इनफाइनाइट टाइम लेती है रिएक्शन कंप्लीट होने में। तो एक टाइम के बाद हम क्या मान लेते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट मान लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन का जो मतलब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कभी भी जीरो नहीं होती है। कभी 100% रिएक्टेंट जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट में आपका कंप्लीट नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। बट क्या होते हैं, एक टाइम के बाद क्या कर लेते हैं हम, इसको रिएक्शन को कंप्लीट मान लेते हैं, क्योंकि अगर जीरो होती तो ये जो कर्व है ये सीधा डायरेक्टली यहाँ अटैच होता। बट आप जितने भी कर्व देखें वो क्या मिलेंगे, वो कहीं पर भी क्या होगा, जो आपका जीरो कंसंट्रेशन वाला पॉइंट है उस पर कहीं भी आपको टच हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर अकेला ही बनाना चाहे तो आपको इस टाइप से ही बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटिसिमली, ठीक है। कंसंट्रेशन हो जाएगी आपको, टाइम हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट जो कंसंट्रेशन है वो डाउन हो रही है, और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है टाइम के टाइम क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो इस बेस हम क्या कर सकते हैं, इसको कर्व को फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। जितने समय में क्या होगी आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाउन होगी, उतने ही समय में क्या होगी आपकी प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, अप हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए अगर बात करते हैं, जो रिएक्शन रेट होता है उसको हम कितने टाइप से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको चलो हम पहले बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ होता है यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होती है कि जो हमारे ये जो रेट हम फाउंड कर रहे हैं ना, वेलोसिटी फाउंड कर रहे हैं, उसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट होती है इसकी, याद रखना आप, मोल, लीटर, इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ये क्या होती है, इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। कब हम जब क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। और अगर गैसियस सिस्टम लेंगे हम, फॉर गैसियस सिस्टम, या गैसियस रिएक्शन लेंगे हम, सिस्टम में ले सकते रिएक्शन लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ATM सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट भी क्या है, इंपॉर्टेंट है,
याद रखनी है कि इसकी यूनिट क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी यूनिट क्या होती है आपकी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंटेड किया जा सकता है। ठीक है, कंसंट्रेशन जो होती है वो आपकी मोल पर लीटर होती है। भाई अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे आपको पता है। तो हमने क्या लिखा, आपका ऊपर लिखा है कंसंट्रेशन और नीचे तो जो कंसंट्रेशन होती है हमारे पास वो होती है आपकी मोल पर लीटर। ठीक है, और टाइम जो होता है उसकी होती है सेकंड। तो हमने क्या लिखा है, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, हमने क्या लिया, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, ये तो लिया है। तो इसी क्या हो जाएगी आपकी मोल पर लीटर अपॉन सेकंड हो जाएगी, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका मोल पर लीटर सेकंड पर सेकंड हो जाएगा। तो यानी कि मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स की यूनिट इस टाइप से फाउंड की गई है। ठीक है, तो ये यूनिट है। कैसे सिस्टम होगा, तो एटीएम से रिप्रेजेंटेड होगा। ठीक है, चलिए रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप कितने टाइप से क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन टाइप्स की बात कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट हम बात करें एवरेज रेट या एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, आर एवरेज। जब वी से भी रिप्रेजेंटेड किया जा सकता है, वी एवरेज लिखते हैं आप, उससे भी रिप्रेजेंटेड हो सकता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, देखो औसत वेग क्या है। औसत वेग की हम बात करें, ग्राफ ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या लिखा हमने, कंसंट्रेशन, यहाँ लिखा हमने टाइम, करो बना दिया। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कोई इस टाइप से क्या ये T1, यहाँ पर T2, ये क्या आपका C1, ये क्या आपका C का मतलब कंसंट्रेशन है, ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड किया है। ठीक है, तो इस बेस से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाउंड कर सकते हैं किसे, जो हमारा क्या है रेट ऑफ एवरेज रेट है। अब देखो एवरेज रेट जो है एक कह सकते हैं कल्पना है। ठीक है, एक केवल थिंकिंग है हमारी, सोच सकते हैं। जैसे हम बात करें कि अगर हमें कहीं जाना हो और हमें 50 किलोमीटर का डिस्टेंस बाइक, जो हमारी बाइक है या हमारे जो 4 व्हीलर्स है, कार है, उससे हमें क्या करना है, उसे अपना जो रास्ता है उसे पूरा करना है, हमें वे पे जाना है। तो अब हम क्या देखते हैं, हमने देखा हम 11 बजे चले और हम कितने बजे पहुंच गए, 12 बजे पहुंच गए। तो हम कहते हैं कि 1 घंटा हमें लगा पूरा आने में। तो एवरेज रेट निकाल लेते हैं कि हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की जो हमारी स्पीड थी उससे हम क्या चल रहे थे, यहाँ पहुंच गए। बट अगर एक्चुअल हम बात करें तो क्या एक्चुअल ऐसा होता है क्या ऑल टाइम हमारा जो व्हीकल है वो क्या हमारा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है? नहीं चलता है। कभी वो 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पर जाएगा, कभी 100 पर जाएगा, कभी 10 पर आएगा, कभी 20 पर आएगा, कभी ब्रेक लेकर 0 पर भी चला जाएगा। तो पूरे 1 आवर्स में हमारा जो व्हीकल्स है वो क्या होता है, एक एवरेज रेट से, मतलब एक फिक्स रेट से नहीं चलता है कि 50 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं तो 50 किलोमीटर से ही चल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं। अभी रिएक्शन की भी वही बात है कि जब यहाँ पर कंसंट्रेशन हायर होती है तो रिएक्शन वेरी मच फास्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे क्या होती है कंसंट्रेशन जो होती है वो डाउन होती चली जाती है। तो कंसंट्रेशन डाउन होने के बेस से क्या होता चला जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, डाउन होता चला जाता है। और जैसे जैसे डाउन होगा तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम टेकन होगा और जो कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है उसको केवल एवरेज के रूप में फाउंड करते हैं। एक्चुअल नहीं होता है, एवरेज के बेस हम क्या कर रहे हैं उसे फाउंड कर रहे हैं, एक्चुअल कंडीशन नहीं है वो। अगर एक्चुअल कंडीशन फाउंड करेंगे तो ऑल टाइम में क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, कभी हायर होगा कभी लोअर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हायर होगा और लास्ट में क्या चला जाएगा, लोअर होता चला जाएगा। तो इस बेस क्या होता है,
ठीक है। तो एवरेज रेट एक कल्पना मात्र है, एक थिंकिंग है हमारी कि हाँ एवरेज होता है, ठीक है। तो हम फाइंड कैसे करेंगे, करना चाहेंगे तो आर एवरेज लिख सकते हैं यहाँ पर। तो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 लेंगे, प्लस माइनस यहाँ लगाएंगे। प्लस का मीन्स होगा प्रोडक्ट के लिए और माइनस का मीन्स होगा आपका रेक्टेंट के लिए। या हम आर एवरेज लिख सकते हैं डेल्टा C अपॉन डेल्टा T और प्लस माइनस यहाँ यूज कर सकते हैं। इस बेस हम क्या निकाल सकते हैं, यानी कि जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, जितना टाइम टेकन हो रहा है, उसके बेस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाउंड कर सकते हैं, किसे, रेट एवरेज रेट को फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सेकंड हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स तात्क्षणिक। तात्क्षणिक वेग के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो तात्क्षणिक वेग की बात कर रहे हैं कि जैसे हम ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर पुणे, ठीक है। कंसंट्रेशन, टाइम, ठीक है, कर्व बना लेते हैं। अब जिस पॉइंट पर भी हमें क्या करना है, कोई भी मान लिया अपना पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना है, फाउंड करना है। तो यहां से क्या करें, टेंजेंट खींच लें आप, मींस एक स्पर्श रेखा खींच लें, टेंजेंट खींच लें, स्पर्श रेखा खींच लें, और उस स्पर्श रेखा के बेस हम क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। तो जो इसका जो ढाल होगा, जिसका स्लोप होगा, P मान सकते हैं इसे, C1 है, C2 है, T1 है, ठीक है। तो यहां पर C1 और C2 है, तो ये इस फिक्स P पॉइंट पर हमें फाउंड करना है। तो यहां लिमिट जो एक्सटेंड टू 0 है, क्या है, लिमिट लगाएंगे यहां पर हम, डेल्टा T एक्सटेंड टू 0 लगेगा यहां पर, क्योंकि क्या हो रहा है, यहां पर जो तात्क्षणिक वेग की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, टाइम में कोई भी क्या हो रहा है, हमारा चेंज यहां पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंड टू क्या लगाएंगे हम, 0 लगाएंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पर आर इंस्टेंटेनियस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, लिमिट एक्सटेंड टू T डेल्टा T एक्सटेंड टू 0, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर जो हमारा आपका जो इस पॉइंट है, तो वहां पर जो कंसंट्रेशन में उनमें इनफाइनाइटेसिमल चेंज होगा, बहुत ही लोअर क्या होगा, बहुत ही कम क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या इसे यूज कर सकते हैं, इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं प्लस माइनस DC अपॉन DT, यानी कि जो हम क्या कर लें, इसका डिफरेंशियल बेस ले लें। तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी के लिए इनफाइनाइटेसिमल जो हमारे पास होती है, क्या होती है, इनफाइनाइट, जो इनफाइनाइटेसिमल है, हम इसके बेस अगर हम क्या लें, कंसंट्रेशन और टाइम को लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही चेंज कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस DC अपॉन DT हो जाएगा। अब स्लोप की हम बात करें, तो स्लोप जो होता है tan थीटा के इक्वल हो रहा है, क्योंकि हमने क्या लिया है, ये लिया और ये लिया है, तो जो स्लोप है वो tan थीटा के इक्वल हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं आर इंस्टेंटेनियस इन P पॉइंट पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर P लिया ना, P पॉइंट पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगे, तो tan थीटा हमारे पास क्या जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, जो DC अपॉन DT है, ये हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर आता चला जाएगा, यानी कि C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 के बेस हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर tan थीटा हम फाउंड कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे DC अपॉन DT के लिख सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, माइनस के लिए आप कि माइनस जो नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्लस ले लो, माइनस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा घबराने वाली बात नहीं है,
टेंशन नहीं लेना, -2 लिया, आपको कंफ्यूजन में चले जाए, माइनस ले लिया सर ने, तो माइनस कुछ नहीं है, ये माइनस जो रिप्रेजेंटेड कर रहा है किसे, रेक्टेंड को। प्लस लेंगे तो क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट को, और दोनों लेंगे तो प्लस माइनस लेंगे तो रेक्टेंड एंड प्रोडक्ट दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या है आपका, किसी एट द पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट पर हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, फाउंड करते हैं। तो क्या होता है आपका इंस्टेंटेनियस, क्या होती है, वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस होता है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए थर्ड बात करते हैं हम इनिशियल रेट। प्रारंभिक वेग, जो इसका स्टार्टिंग में वेग है उसकी बात करते हैं। तो यहां पर हम क्या करें, ग्राफ बनाएं। हमारे पास क्या टाइम है, कंसंट्रेशन, इनिशियल स्टार्टिंग रेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे जाना है, t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, स्टार्टिंग में तो यहाँ से क्या करेंगे, एक हम टेंजेंट खींच लेंगे, ये हमारे पास टेंजेंट आ गया। तो इस पॉइंट पर, यानी कि जो पॉइंट है हमारा ये वाला पॉइंट, इस पर हमें क्या करना है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना है, फाउंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से ले लेंगे और ये ले लेंगे। तो ये क्या आपका T2, ये क्या आपका T1, ये क्या C1, ये क्या आपका C2। तो अब क्या करेंगे, जो रेट निकालना है, तो R इनिशियल कैसे निकालेंगे। तो अब यहां पर देखो, आप प्लस माइनस दोनों यूज नहीं कर सकते, केवल माइनस ही यूज करना पड़ेगा आपको। क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आपका प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हुआ है, इनिशियल रेट की बात कर रहा है। अगर यहाँ प्लस लगा दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्लस नहीं लगा सकते। तो आर इनिशियल को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है और जो टाइम टेकन हो रहा है उसके बेस क्या कर लेंगे, आप यहाँ पर इसको क्या निकाल सकते हैं, आर इनिशियल को क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। एक टेंजेंट खींच ले, यानी कि स्पर्श रेखा, ये क्या आपका टेंजेंट, क्या होता है टेंजेंट या स्पर्श रेखा कह सकते हैं हम इससे। इसके बेस हम क्या कर सकते हैं, इसे फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप कंटिन्यूअस लाइन से ऐसे हमने स्पर्श रेखा, जैसे C1 C2, T1 T2, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा और माइनस लगा देंगे तो क्या बता रहा है, ये इनिशियल रेट को आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 3 टाइप्स के रेट हमने आपको बताए। फर्स्ट बताया आपको एवरेज रेट, सेकंड बताया आपको कौन सा, जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट है, थर्ड आपका कौन सा, इनिशियल, यानी कि आपने बताया औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अब आगे हम बात करते हैं आपसे, जो रिलेशन है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन और जो स्टिकियोमेट्री है उसमें हम बात करते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टाइकियोमेट्री। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन तो आप समझ ही आ रहा हो, स्टोइकियोमेट्री रस समीकरण में थी। यानी कि एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर ए से बी बन गया, रिएक्शन है। ए क्या है आपका, रिएक्टेंट है, और बी क्या आपका प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो जितने टाइम में क्या होगा, आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डाउन होगी, उतने समय में क्या हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के बेस क्या निकाल सकते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली 1 मोल के लिए, क्योंकि हमने याद रखना 2 मोल के लिए नहीं होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड है। अगर 2 मोल आ जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, प्रति मोल पर मोल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो इसका यूनिट है उसके बेस ही हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वर्क होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, रेट ऑफ रिएक्शन बात करेंगे हम, रिएक्टेंट के बेस भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट के बेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ रिएक्टेंट की बात करेंगे तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी अपॉन डी टी। इस बेस आप क्या कर सकते हैं, आप रेट ऑफ रिएक्शन को फाउंड कर सकते हैं कि जितने टाइम में आपका क्या हो रहा है, जो ब्रैकेट है ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये जितने सारा टाइम ये आपका ये इसकी मतलब जो कंसंट्रेशन डाउन होगी उतने ही समय में क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो होगी इसकी कंसंट्रेशन अप हो जाएगी। तो या तो इसके बेस या इसके बेस, आप दोनों के बेस क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास आ जाता, फर्स्ट एग्जांपल हमने ये लिया, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। 2a से क्या बन रहा है, b बन गया हमारा, प्लस c बन जाएगा हमारा। 2a से क्या बन रहा है हमारा, b प्लस c बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, तो क्या जाएगा, माइनस यहाँ आएगा आपका, इज इक्वल टू प्लस लगा दो डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस डी सी अपॉन डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लेना पड़ेगा माइनस 1/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल की हम क्या कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो सिंगल मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, माइनस को स्टार्टिंग में ले सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो माइनस, क्योंकि देखो अब याद रखना है कि हमने माइनस या प्लस जो यूज कर रहे हैं ना सिंबल, इसका कोई रोल नहीं है। जो आंसर होगा ना, जो न्यूमेरिकल में अगर आंसर होगा तो माइनस और प्लस वहां रिप्रेजेंटेड नहीं होगा, बता दिखाना भी नहीं है, माइनस प्लस का कोई रोल नहीं है। इसका रोल इतना है, केवल ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बताता है कि अगर माइनस आ रहा है तो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लस आ रहा है तो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका कैलकुलेशन में, मल्टीप्लाई में कोई रोल नहीं है। कभी आप माइनस ले जाकर उधर मल्टीप्लाई कर दो तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर, माइनस माइनस प्लस कर दो। यहाँ प्लस और माइनस का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर रोल जो प्लस और माइनस है वो बता रहा है कि रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। बाकी जो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो हमारी यहीं से ही होगी, जो हमारा ये बचा हुआ इसी से कैलकुलेट होंगे सारे। ठीक है, तो ऐसे फाइंड कर लेंगे। थर्ड एग्जांपल दे सकते हैं हम, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3c प्लस d, ये हमारे पास आ जाए। ये तो हम ऐसे देखो बैलेंस नहीं करेंगे, तो एक एग्जांपल्स के तौर पर हम ऐसे बेस बताते चले जा रहे हैं, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं रखेंगे सर बैलेंस नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो हमारा सिंबल्स ले रहे हैं नॉर्मली। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी और प्लस 1/3 डी सी अपॉन डी टी और प्लस डी डी अपॉन डी। ठीक है, बात क्लियर हो रही होगी, समझ आ रही होगी ना सारी बातें कि किस टाइप से क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को हम फाइंड कर रहे हैं, जो स्टोइचियोमेट्री है समीकरण से उसका क्या रिलेशन है, क्लियर हो रही होगी सारी चीज़ें। तो हमने एग्जांपल 2-3 दे दिया आपको, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे और एग्जांपल देते हैं अभी हम। मान लिया हमने ले लिया, फोर्थ एग्जांपल ले लें, I2 प्लस H2 इज इक्वल टू 2HI, ये हमने ले लिया। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालें आप। तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस DI2 अपॉन DT इज इक्वल टू माइनस
dH2/dt प्लस 1/2 dHi/dt। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये रेट ऑफ रिएक्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, फिफ्थ 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस इज इक्वल टू, ठीक है, क्या बन जाएगा आपका Br2 बन जाएगा और H2 आपको क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा आपका Br2 प्लस H2। इसको बैलेंस कर लें आप, 6H है तो 3 यहाँ लगा दें, 5 और 6 Br है तो यहाँ 3 Br लगा दें। इसके लिए आपको क्या करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन को फाउंड करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप क्लियर हो गए होगी सारी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल, ठीक है, क्या जाएगा -1/5 dBr माइनस अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस dBrO3 माइनस अपॉन dt इज इक्वल टू -1/6 है ना, dH प्लस आयन अपॉन dt। आगे चलो, इज इक्वल टू इसके प्लस 1/3 dBr2 अपॉन dt। आगे चलो, प्लस 1/3 dH2O अपॉन dt। ठीक है, तो इस बेस आप क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। सिंपल है, कोई भी रिएक्शन ले लो आप, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अगर बात क्लियर हो गई ना, जस्टिफिकेशन हो गया, सारी चीजें अंडरस्टूड हो गई, तो फिर इसमें क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, डी लिख सकते हैं, या बुकों में आपको डेल्टा भी लिखा मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि डी लिखना जरूरी है, और डेल्टा भी आपको क्या लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या चाहे, अगर आप डेल्टा लिखना चाहे तो कहीं कहीं आपको मिलेगा डेल्टा लिखा मिलेगा, तो डेल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ डेल्टा ले लो। ठीक है, देखिए जो डी होता है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी के लिए होता है, और जो आपका डेल्टा होता है जो आपका थोड़ा ग्रेटर क्वांटिटी के लिए होता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप चाहें तो दोनों से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप करना चाहें तो डेल्टा टी कर लें, ये डेल्टा टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप डी से लिखेंगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मेथड सेम ही है तो रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी फटाफट। चलिए अब हम आपको एक दो न्यूमेरिकल कराते हैं। न्यूमेरिकल करा देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं। पहले अभिक्रिया A प्लस 2B इज इक्वल टू 3C के लिए किसी क्षण बनने की दर जिसके बाद -2 मोल पर लीटर सेकंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो उसी क्षण पर ए तथा बी के विलुप्त होने की दर क्या करनी है, हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। इंग्लिश में देख लेते हैं, फॉर द रिएक्शन लिख सकते हैं हम A प्लस 2B इज इक्वल टू 3C। रिएक्शन लिखे हमने, फॉर अबाउ यहाँ लिख सकते हैं हम, फॉर अबाउ रिएक्शन द फॉर्मेशन द मेकिंग rate of C in any point
point is 10 के पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, then find the extinct rate of A and B at same point। ठीक है, क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको दिया गया है जो किसी पॉइंट पर दिया गया है 10 की पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड है किसकी फॉर्मेशन होने की यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या फाउंड करना है, ए और बी जो हमारा क्या हो रहा है, जो डिक्रीज हो रही है जो कंसंट्रेशन, उसको क्या करना है हमको फाउंड करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्टिकियोमेट्री को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो उसके बाद हमें क्या पता चलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन का पता चलेगा। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं स्टिकियोमेट्री के बेस। तो हम क्या लिखेंगे, स्टिकियोमेट्री के बेस हम यहाँ लिखेंगे, हम सॉल्यूशन है इसका ये। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, लिख सकते हैं हम माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या दिया गया, ये हमें इसी कंसंट्रेशन दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे इसके कंपैरिजन कर लो, दोनों का कंपैरिजन करिए। तो पहले फर्स्ट इसे फाउंड कर लो, यही से फाउंड कर लो। माइनस प्लस का कोई रोल नहीं होगा, लिखना क्या लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो फॉर्मेशन रेट ऑफ ए, सॉरी टिंजे एक्स क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट रेट ऑफ ए। ठीक है, एक्सटिंक्ट रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, मीन्स विलुप्त होने की दर ए के क्या आ जाएगा आपका, तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 1/3। तो इसी कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, देखो ये दी गई है, इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो अब क्या करो, इससे इसे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद क्या निकालो, यहाँ पर आप इसका आंसर निकालो। ठीक है, आंसर टेली करो आप, आंसर आपको फाउंड करना है। ठीक है, निकालेंगे आंसर, ऊपर 10 ले लेंगे, इसे इंक्रीज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.33 समथिंग आ जाएगा आपका, 10 के पावर माइनस 3 में आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हम क्या करेंगे, एक्सटिंक्ट रेट ऑफ बी, क्या करेंगे, एक्सटिंक्ट रेट ऑफ बी को भी फाइंड करेंगे। ऐसे ही फाइंड करेंगे, कैसे, तो क्या रखेंगे यहाँ पर हम माइनस 1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। या तो आप क्या कहते हैं, इसका कंपैरिजन कर ले या इसका कर ले, क्योंकि यहाँ वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू आने के बाद क्या करेंगे, आप इसको इन दोनों का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इन दोनों कंपैरिजन करके भी क्या कर सकते हैं, आप फाउंड कर सकते हैं। तो दोनों बेस क्या कर सकते हैं, आप फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, तो निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या जाएगा आपका, तो वैल्यूज रखेंगे हम यहाँ पर। तो वैल्यूज रखेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, 2 इधर चला जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा तो क्या आएगा, 2/3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। ठीक है, तो 3 क्या करेंगे, प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होता, लिखना चाहो लिखो, हटाना चाहो हटा दो, कोई बात नहीं। अगर इसे करना चाहिए, चलिए हम बता देते हैं, फाउंड कर देते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई करो आप, तो कितना जाएगा, 0.33 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्या जाएगी, जस्ट डबल है, तो इससे करोगे तो क्या जाएगा इसका आंसर, 0.66 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, आप ये क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं आपको।
चलिए होमवर्क बेस्ड क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, अभिक्रिया 2x = 4y + z में 20 सेकंड में y की सांद्रता 1 × 10⁻² मोल पर लीटर बढ़ जाती है, ठीक है। x के विलुप्त होने तथा y के बनने की दर ज्ञात करो। ठीक है, x के विलुप्त होने और y के बनने की दर क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। सेकेंड है, इंग्लिश में लिख देते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। रिएक्शन है 2x = 4y + z, रिएक्शन है, ठीक है। फॉर अबव रिएक्शन the concentration of y is increased is increased 10 की पावर माइनस 1 into 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर इन 20 सेकेंड। क्या हो रही है, 20 सेकेंड में इंक्रीज हो रही है। फाइंड द एक्सटिंक्ट रे, हाँ एक्सटिंक्ट बोलेंगे ना, एक्सटिंक्ट रेट ऑफ x and formation rate of ठीक है, आंसर लिख देते हैं हम। y आएगा, उसके लिए आपका आएगा 5 × 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। जो आपका x आएगा, उसके लिए आपका आएगा 2.5 × 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड। चेक करना आंसर। कंफ्यूजन है तो कोई आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।